अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की आज पहली बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। अब से कुछ देर पहले FIA ने साइफर मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। यानी PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने सिलसिला जहां छोड़ा था, निगरान हुकूमत ने सिलसिला वहीं से शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिलेगा, अब उन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले ही इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सफीरों से होने वाली मुलाकात और साइफर से मुतल्लिक बात करते हुए कहा था कि इस मुलाकात में साइफर पर कोई बात नहीं हुई थी और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई से मुतल्लिक कोई बात की गई थी। इस हद तक ये खबर दुरुस्त है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ, मुझे और कुछ साथियों को दावत दी और नाश्ते पे एक मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में अहम एम्बेसडर्स मौजूद थे, जिस पे अमेरिका के सफ़ीर भी मौजूद थे। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सफीरों से साइफर पर कोई बात नहीं की, मगर इसकी कुछ ही देर बाद ही FIA ने साइफर मामले पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि 24 जुलाई को असद उमर के हमरा इसी मामले की तहकीकात के लिए FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने वो पेश हुए थे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से पहले आज पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सियासी और कानूनी सतह पर इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही। ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। एक ग्रुप वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का है और दूसरा ग्रुप सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का है। जबकि कोर कमेटी मीटिंग में दोनों ग्रुपों के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले की खबरें भी सामने आई हैं और ये खबर भी पार्टी की कोर कमेटी के अरकान एक दूसरे पर गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने आज ये खबर दी थी कि कोर कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। पार्टी जराये के मुताबिक मीटिंग में रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार दिया और कोर कमेटी मीटिंग की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने के एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के और कानूनी टीम के रुकन शेर अफजल मरवत ने कल रात अपने ट्वीट में भी इसी किस्म के इल्जाम लगाए थे, मगर 1.5 घंटा पहले उन्होंने अपनी ये ट्वीट्स डिलीट करते हुए ये कहा कि ये मामला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे छोड़ते हैं। शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोर कमेटी में मौजूद गद्दारों ने मेरी जान खतरे में डाल दी है। इन गद्दारों ने कोर कमेटी इजलासों की रिकॉर्डिंग मुखालफिन, मीडिया और बाहर के लोगों के साथ शेयर की, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खतरे में है। शेर अफजल मरवत के इन इल्जामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मामले की मुकम्मल छानबीन का फैसला करते हुए कहा है कि शेर अफजल मरवत को अपने तासुरात का इजहार ट्विटर के बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर करना चाहिए था। फिलहाल इन ख्यालात को उनके निजी तासुरात के तौर पर ही लिया जाएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब ने पार्टी में धड़ों और इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त क्या चल रहा है और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के पीछे क्या वजह है, हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने, जो उनके कोर कमेटी ग्रुप का हिस्सा भी है और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा पहले मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब से कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसके बाद ये खबर सामने आई है कि FIA ने गिरफ्तार किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी रिहाइशगाह से और FIA हेडक्वार्टर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया है, कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को शोएब साहब आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से हम सुन रहे थे कि कुछ शायद FIR काट रहे हैं या FIR काटी है। हमने कोशिश की शाह महमूद कुरैशी साहब को वो FIR की कॉपी मिल जाए। तमाम जो केसेस जो हमें नहीं भी मालूम थे, हमने उसमें बेल बिफोर रेस्ट कराई है। जब केसेस में बेल बिफोर रेस्ट हो जाए तो अभी बल्कि आज ही पेशावर हाई कोर्ट का चंद दिनों पहले फैसला भी आया था, आपको याद है कि अगर पुलिस या FIA या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब किसी एक केस में एक मुल्ज़िम बेल बिफोर रेस्ट पे होता है तो दूसरे केस में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको मौका दिया जाता है आप FIR की कॉपी दें और उस अदालत में जाने का मौका दें ताकि वो बेल बिफोर रेस्ट करा सकें। और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ये हर साइल का, हर शख्स का एक बुनियादी हक है। अब उस बुनियादी हक से महरूम कैसे रखा गया? और अगर ये FIR फ़र्ज़ करो 3 दिन या 4 दिन पहले जो अखबारों में या TV पे आ रही थी खबरें, हम सुन रहे थे कि अगर उन्हें काट दी थी या काटने का इरादा था, हमें तो नहीं पता था, तो उनको फिर जब बेल बिफोर रेस्ट हम करा चुके थे तो उनको बताना चाहिए था कि भाई ये FIR भी है।
ये हमारा बुनियादी हक है। आज चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वो सारी चीज़ें खोल के बयान की हैं, उन्होंने एक बल्कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मौजूदा, जिन्होंने कहा है कि कानून की हुक्मरानी ही वो बुनियाद है जिसके मुताबिक आप तरक्की कर सकते हैं कौमें और मुल्क। तो अगर उन्होंने रूल ऑफ ये लॉ के साथ तर्जुमा रूल ऑफ है, ऑर्डर की भी बात की थी कि रूल ऑफ ऑर्डर पे चलते हुए हम रूल ऑफ लॉ तक पहुंचेंगे। देखें बात तो प्रिंसिपल तो यही है ना, आइन और कानून की हुक्मरानी। आइन और कानून की हुक्मरानी ही आपकी बुनियाद है किसी जुडिशल सिस्टम की, किसी निज़ाम इंसाफ की और किसी भी मुल्क की तरक्की की। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। अब उनका ये कहना कि आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने घर ही पहुँचे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया और बेसिकली उन्होंने और बातों के अलावा जो अहम बात की कि जिस तरह मोहसिन लगारी के घर वालों को और उनके बेटों को तशद्दुद किया जा रहा है और अगवा कर लिया गया, जिस तरह सरदार सैफुद्दीन खोसा के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह नियाज़ जक्खड़ के ऊपर अटैक हुआ और उसकी फैमिली लोगों को उठा दिया गया और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करें। दैट इज़ दी एक्चुअल रीज़न्स कि जब आज उन्होंने आकर के मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर ऐसी बात थी, अगर उनको कोई शक व शुबा था, तो वो उससे पहले गिरफ्तार कर सकते थे, वो कल कर सकते थे, वो परसों कर सकते थे। नहीं तो और आपको लग जब रहा है कि जो गुफ्तगू उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है उस वजह से गिरफ्तार किया है, या जो आप कह रहे थे कि हमें इतलात मिल रही थी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है साइफर के मामले पर, उस वजह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए 2 बातें हैं, अगर साइफर के हवाले से कोई बात या गिरफ्तारी की बात थी, हमने तो अटमोस्ट कोशिश की कि साइफर के मामले में अगर कोई एफआईआर कटी है तो हमें कॉपी दी तो जाए। आपको हतमी तौर पे उन्हीं पता 4 नहीं कि दिन एफआईआर कटी या नहीं कटी उनके खिलाफ? ये हमें कुछ नहीं पता और ना ही उन्होंने हमें बताया है। और और अभी कोई दूसरी इतलात आई है बात, कि कोई उनको वारंट दिखाए गए या उनके खिलाफ कोई कुछ एफआईआर भी नहीं थी? दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। पुलिस की भारी नफरी आई और एफआईए के लोग भी थे। उन्होंने कहा जी हमने आपको गिरफ्तार करना है। ना वारंट ऑफ अरेस्ट था, ना उन्होंने एफआईआर की कॉपी दी है, ना उन्होंने बताया है और ना ही कोई रीजंस बयान किए हैं। तो और आपको लग अभी रहा था तक कि या शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी कोई बात की थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उनसे उन पे ये दबाव था कि वो पीटीआई से ऐलान करें? देखिए नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, वो उन हमारे साबिक मेंबरान जिनके ऊपर ये दबाव था, अच्छा, उनके हवाले जिसमें से। नियाज़ जक्खड़ साहब, मोहसिन लगारी साहब, सैफुद्दीन खोसा साहब और दीगर लोग, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरह पार्टी को छोड़ दें। तो नेचुरली उन्होंने इस बात को भी इज़हार किया है और बाकी तमाम चीज़ों को भी वो खुल के डिस्कस की है जो कि आपके सामने है। तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही, उनके घर पहुँचते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तो बज़ाहिर भी और हमें सब कुछ ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का एक तरीका है, वारदात इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि लेकिन जब जो जो एक साइफर का मुसलमान मामला है उसमें आपकी पार्टी के दूसरे रहनुमा भी पेश हो चुके हैं, उनकी भी तलबी हुई थी, आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि उस वक्त वजीर खारजा थे, तो जो तहकीकात चल रही है उसमें उनका बयान तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उस वजह से आपको लगता है कि उनको तहवील में लिया गया? देखिए, उनकी बयानात तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। वो 2 मरतबा पहले अपने बयानात भी दे चुके हैं, वहाँ वो पेश भी हो चुके हैं और जब-जब बुलाया एफआईए ने वो वहाँ गए भी हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और ना ही उन्होंने उसको कोई ये कहा है कि वो जाना नहीं चाहते हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं। दैट वाज़ नॉट एन इश्यू। वो तो उनका कोई इश्यू नहीं था। वो तो पहले भी गए, दूसरी मर्तबा भी गए और तीसरी मर्तबा भी बुलाया जाता तो वो तो अपना स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं, तैयार थे और उन्होंने कोऑपरेट किया है। अगर कोई उनको तफ्तीश या किसी भी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी या है। लेकिन जिस अंदाज से गिरफ्तारी की गई, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये चूँकि ज़ाहिर है अब साबिक प्राइम मिनिस्टर खान साहब अब इस वक्त जेल में हैं, तो पीछे कोर कमेटी को नेचुरली एक सीनियर मोस्ट और वाइस चेयरमैन है, सीनियर पोस्ट अच्छा, पार्टी मेंबर हैं। हाँ, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन अभी चंद रोज पहले ही राजा रियाज साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, उस प्रोग्राम में पहले शाह महमूद कुरैशी भी हमारे साथ थे, तो राजा रियाज साहब ने कहा था कि वैसे जो आए हुए हैं बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक डील के तहत आए हैं और डील यही है कि माइनस इमरान खान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रन करेंगे। अब ये लीडरशिप जो कह रहे थे कि मुझे मालूम है, मैं बाखबर हूँ इस बात से, तो क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि कुरैशी साहब बाहर हैं ताकि माइनस इमरान खान वो पार्टी रन करें? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल हो या ऐसी सूरत हाल थी या इस तरह राजा रियाज साहब ये आपको पता है आपके अभी बार बार घंटियां बज रही हैं, आप भी अभी आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा। नहीं इससे
खैर कीजिएगा ये तो बस। कोई बात नहीं जी, हमें इससे कोई ना डर है ना खौफ है। अगर कोई हक सच बात कहने से हाँ इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, और सही। तो हर तरह कुरैशी के साहब की बात पे आए कि क्या कोई एग्रीमेंट है, कोई अरेंजमेंट के तहत बाहर आए थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से शुमार है उनका। वो पहले से और शुरू से वो पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर कोई डील होनी होती तो वो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की ना करते या उससे पहले ना करते। उसने खुल के पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। सही। और उन्होंने किसी किस्म का ना कोई उस तरह का मुआहदा उनके साथ किया है और ना ही किसी खुफिया मुआहदे पे वो बिलीव करते हैं। शोएब साहब, मेरा अभी ख्याल है ये सिर्फ आपके कुछ प्रोपेगेंडा है। जो साबिक वुज़रा हैं उनके बयानात आए थे जिसमें हम्माद अज़हर साहब ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। वो ये समझ रहे थे कि निगरान हुकूमत के आने के बाद शायद कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये इस निगरान हुकूमत के आने के बाद आपकी पार्टी में सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, तो इसको कैसे देखते हैं? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस निगरान सेटअप के बावजूद भी आपको कोई रिलीफ मिलता नजर तो नहीं आ रहा फिर? बहरहाल हम तो एक्सपेक्ट सिर्फ ये करते हैं कि ज़ाती तौर पर शायद कोर कमेटी के हमारे मेंबरान की ये राय थी कि ये उन फाशिस्ट किस्म की जो हुकूमत पहले चल रही थी शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, उनसे निस्बतन ये बेहतर होंगे, क्योंकि ज़ाती तौर पर उनका ख्याल था हमारे कई दोस्तों का कि ये उस तरह के लोगों में इनका शुमार नहीं है। और हमने इसलिए इनको ख़त भी लिखा था कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखें और आइन और क़ानून के मुताबिक अपने मुल्की इदारे चलाएँ और अपना इक़्तिदार चलाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारे या ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये सारा कुछ जो हो रहा है मेरा ख़्याल है उनके कंट्रोल से भी या तो बाहर है, या फिर ये है कि वो भी उसी डगर पे उसी तर्ज़ अमल से चल रहे हैं जिस तर्ज़ अमल से माज़ी की 16 महीने की हुकूमत जिस तरह तर्ज़ हुकूमत लेके चलती रही। ये उनका वक़्त हमने कहा था, उनका किरदार और उनकी कारकर्दगी ये साबित करेगी, क्या वो मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपने आप को सरनिगू करना चाहते हैं, या एक आइन के ऊपर अमल दरामद करके लेवल प्लेइंग फील्ड दे के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और प्रोसेस के ज़रिए बराबर की अहमियत दे और के शोएब साहब, उस अब सबको मामला ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि मौका कोर दें। कमेटी आपकी कोर कमेटी ने फैसले करने थे। इमरान खान साहब ने खुद इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मेरे बाद कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं होगा, कोर कमेटी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ही पार्टी आगे चलेगी। लेकिन आज सुबह से खबरें चल रही थी और आपकी पार्टी ने इसको डिनाई भी किया है कि PTI की जो कोर कमेटी उसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई उसमें दो ग्रुप्स नहीं है। बात तो ये चल रही थी कि शायद उमर अयूब साहब का एक ग्रुप है और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक ग्रुप है, तो बात अगर सच होती वो तो इसका मतलब अब एक ही ग्रुप रह जाता उमर अयूब साहब का, क्योंकि शाह महमूद साहब गिरफ्तार हो गए। नहीं, ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं है। बिल्कुल हम कोर कमेटी के मेंबरान रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करते हैं और डे टू डे अफेयर जो भी होते हैं। बाकी ये कहना कि जी उनके दरमियान इख्तलाफ है, और जिस हमारे एक वकील साहब ने ट्वीट की थी, वो इसलिए दुरुस्त नहीं है। ना तो वो कोर कमेटी के मेंबर हैं और वो एक लीगल टीम में भी खान साहब की किसी एक वकील के भी वो मेंबर नहीं हैं। उनको ज़रूर हम पार्टिसिपेट कराते थे, मुशावरत में शामिल अच्छा, होते थे। उनके प्रोफाइल पे लिखा हुआ है वो कोर कमेटी के मेंबर है, और पार्टी के आपके नहीं, कुछ लोगों ने तस्दीक की इस बात की कि वो कोर कमेटी के मेंबर हैं। नहीं, कोर कमेटी का वो मेंबर भी नहीं है, ना वो नोटिफाइड मेंबर हैं, ना ही उनको लीगल अफेयर्स के हवाले से ना खान साहब की किसी भी लीगल टीम के लीड काउंसिल हैं। बाकी हम आपस में जब लीगल टीम के दोस्त बैठते थे, मुशावरत ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी उनके साथ ज़रूर होती थी। वो नईम पंजोता साहब के एक केस पे वकील ज़रूर हैं, लेकिन उनकी ये जो ट्वीट थी उसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। उसूली तौर बट पर एक उनकी इतनी वकील को अहमियत तो वैसे है भी कि उनके ट्वीट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट ने पूरा एक एलामिया जारी किया और ये कहा है कि उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपने इजहार करना चाहिए था उनको। और फिलहाल उन्होंने कहा है कि उनके निजी तासुरात ये लगते हैं, इस पर नहीं कहा जा सकता कि जो बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त। देखें, जब भी कोई इतनी सीरियस बात कोई कोर कमेटी के हवाले से करेगा या लीगल टीम के हवाले से करेगा, आजकल के जो हालात और वाक़यात हैं उसमें हमें उसकी वज़ाहत देनी और उस इबहम को दूर करना ज़रूरी होता है, ताकि कोई लोगों में इबहम पैदा ना हो। और आपको पता है किस तरह के हालात से हम पहले ही लेकिन मैं आपको गुज़र रहे बताऊं, हैं। जिस खबर को आप डिनाई कर रहे थे, जियो पे ये खबर थी कि कोर कमेटी के दरमियान इख्तलाफ और पार्टी मेंबरान, कोर कमेटी के मेंबरान गद्दार कह रहे हैं दूसरों को, और ये भी शिकवा कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं। ये सेम बात शेर अफजल खान मरवत साहब ने अपने ट्वीट में की थी। उन्होंने भी यही कहा था कि ट्रेटर हैं PTI के कोर कमेटी के कुछ मेंबरान, और वो कह रहे थे कि हमारी जो लीगल टीम की मीटिंग्स थी उसकी जूम मीटिंग्स लीक हुई हैं। ये इल्ज़ाम है उनका।
देखिए मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ ना जी। देखिए मैं जूम मीटिंग में बैठा हूँ या वो खुद शेर अफजल साहब जूम मीटिंग में बैठे हैं, अगर कोई उनको रिकॉर्ड कर लेता है तो उससे वो उसकी बात गलत है। और दूसरा, हम लीगल मीटिंग में बात क्या करते हैं, हमने कोई न्यूक्लियर बम के बारे में कोई मुशावरत करनी होती है, लीगल प्रोसीजर के बारे में, और वो हम टीवी में भी बैठ के बात करते हैं, उसको अदालतों में भी बात करते हैं, उसमें खुफिया बात कौन सी होती है। एक ही हमारा तरीक़ाकार है कि किस तरीके से खान साहब को बाहर निकाला जाए, कौन-कौन से लीगल मेथड्स हो सकते हैं, क्या-क्या लीगल हमारी पिटीशंस हो सकती हैं, वो सबके सामने होती हैं। जब हम पिटीशन फाइल करते हैं वो भी सबके सामने होती तो है। शोएब साहब, फिर इस ट्वीट का मकसद क्या था जो उन्होंने अब डिलीट भी कर दिया है? क्या था इस ट्वीट का मकसद? और वो डिलीट करके उन्होंने एक और ट्वीट किया कि अब मैं इसका मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे छोड़ता हूँ। क्या वजह आपके ख्याल में फिर ये ट्वीट करने की? क्योंकि वैसे तो वो नजर आते हैं बड़े दबंग तरीके से पीटीआई चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं, उनके हक में बात करते हैं। अब क्या वो भी डिफेक्ट कर गए हैं, इस वजह से ट्वीट किया उन्होंने? देखिए ये तो अल्लाह जानता है या उनका दिल जानता है। अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं कि जो पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो या पार्टी को नुकसान पहुंचता हो, और अगर आपको फ़र्ज़ करो कोई बात करनी है, आप वो मेरे से करते, किसी और शख्सियत से करते, वो किसी भी कमेटी के अंदर करते, वो लीगल कमेटी के अंदर बैठ के करते, तो इस तरह ट्वीट कर के ज़रिए बात करना और उसको एक इब्हाम पैदा करना, और बेसिकली वो जो डिस्प्यूट चल रहा था, कोई किसी एनजीओ ने पैसे वहाँ इकट्ठे करने शुरू किए हुए थे यूके में, बेसिकली उसमें उनका नाम आ रहा था, और उसको हम सब लीगल टीम वालों ने डिनाई किया कि हमारे बिहाफ पे कोई भी बंदा चंदा इकट्ठा ना करे, ना ही पैसे इकट्ठे करे। हम सब लोगों ने पब्लिकली भी, सोशल मीडिया के जरिए भी, अदरवाइज भी हमने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको डिनाई किया है। तो नेचुरली किसी भी वजह से कोई भी शख्स हमारा डिफेक्ट भी कर सकता है, नाराज भी हो सकता है, गुस्से में भी आ सकता है, लेकिन उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, उसकी हैसियत कोई नहीं है। अगर मैं बतौर वकील, मेरा एक क्लाइंट भी है, बस फर्ज करो पार्टी नहीं है, तो मैं अपने किसी क्लाइंट के बारे में कोई गुफ्तगू पब्लिकली करूंगा तो ये लीगल एथिक्स के खिलाफ है। मुझे जरा इस बात पे भी अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, क्योंकि आज शाह साहब ने कहा है कि हम जो है इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, इसका मामला हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। तो जो सीसीआई की रूलिंग थी जिसमें उन्होंने नए सेंसस को नोटिफाई किया, उस बात को आप लेके जाएंगे सीसीआई में, चैलेंज करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी किया है कि उसमें निगरां वज़राए आला थे तो वो कॉम्पोजिशन मुकम्मल नहीं थी, या आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन का शेड्यूल जारी किया जिसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर होगी, उसको चैलेंज करेंगे? देखिए हम दोनों चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 224 अनकंडीशनल है, अनक्वालिफाइड है। वो ये कहता है कि विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज आपने इलेक्शन कराने हैं, और जो इंटरम और केयरटेकर सेटअप है वो इस 90 डेज के लिए ही होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो फॉर दैट पर्पस हमने ये कहना है कि ये सेंसस को, मरदमशुमारी के इशू को सब्सिक्वेंट है, ये इसको अलग रखें। उसको आप आर्टिकल 224, 218 के साथ मिला के नहीं पढ़ सकते, उसको अलग एक सब्जेक्ट है। इसलिए कोई भी कोई रीज़न नहीं हो सकती इलेक्शन को डिले करने की, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, क्योंकि ये मरदमशुमारी इसलिए होती है कि इसको आपने आर्टिकल 51 के तहत जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीटों में रद्दोबदल करना होता है, जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और लेकिन ये सीसीआई ने जो ये आखिरी 4 दिन पहले इन्होंने 5 तारीख को ये सीसीआई की मीटिंग करके नोटिफाई किया, इसका मकसद ही इलेक्शन को डिले कराना था, और इनका मकसद कोई और नहीं था। इसलिए कि सीसीआई की मीटिंग, पहली बात तो यह है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2 वज़राए आला अनइलेक्टेड बैठे हुए थे, उनका वैसे भी टाइम पूरा खत्म हो गया था 90 डेज का, और जो अनइलेक्टेड, लेकिन शोएब साहब इसमें वो कह रहे हैं कि 2021 में पीटीआई चेयरमैन उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो सीसीआई का इजलास हुआ था, उसमें इस बात पर इत्तेफाक हो चुका था कि अगले सेंसस जो हैं वो नई मरदमशुमारी पर होंगे, तो ये तो हमने पास करना था, और हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया था? पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के कितने फैसलों को ये अहमियत देते हैं और उन पर अमल दरामद करते हैं, सिवाय ऐसे एक फैसले के। पहली ये इमरान खान का फैसला नहीं था, ये सीसीआई का मुश्तरका फैसला था ना। मैं जेर सरपरस्ती इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ ना। और दूसरी बात यह है कि सीसीआई का अगर ये फैसला था और अगर ये सिंसियर और लॉयल थे, तो पिछले साल 2021 में इसकी मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल करके, और वैसे भी 30 अप्रैल को ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया था, मई के फर्स्ट वीक में मुकम्मल हो गया था। ये मई में रखते सीसीआई की मीटिंग और उसको नोटिफाई करके आगे चलते। इनकी तो नीयत ही नहीं थी। 4 दिन पहले सीसीआई की मीटिंग करके, और आज भी पीपल्स पार्टी का पहले भी यही मौक़िफ़ था मुराद अली शाह साहब का और पीपल्स पार्टी का, कि ये सीसीआई की मीटिंग को ये सारे बल्कि कहते थे कि पुराने मरदमशुमारी पे इलेक्शन होगा, और 4 दिन पहले करने की क्या जरूरत थी? तो अब इसमें आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का मौकिफ जो है वो आप वाला ही है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि नहीं 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, तो पीपल्स पार्टी आपके साथ सेम पेज पर है, वही पीपल्स पार्टी जिसके चीफ मिनिस्टर ने वोट भी किया था सीसीआई में जाकर?
यही मैं कह रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वहां वोट ना देते, वो ये कहते हैं जी मैं इन दो चीफ मिनिस्टर्स को मानता ही नहीं हूँ, और दूसरा ये इबहम पैदा करेगा, इलेक्शन को इल्तवा करेगा। फिर कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर, मैं आपको बताऊं ना, सीसीआई की मीटिंग भी हो जाए, सीसीआई की मीटिंग का जो डिसीजन है वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कहलाता है। क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर आइन की मुअत्तली कर सकता है? आइन ये कहता है आर्टिकल 224 अनक्वालिफाइड है, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल है कि 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। बहुत बहुत इलेक्शन शुक्रिया। कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिवाय इलेक्शन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को आज एफआईए ने गिरफ्तार किया, उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। ब्रेक में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी मेंबर शोएब शाहीन साहब से हम बात कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज बुख्ती साहब, जो कि निगरान वजीर दाखिला है पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज बुख्ती साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज साहब, जराए से ये खबर सामने आई थी कि एफआईए हेडक्वार्टर उनको लेकर गए हैं और कुरैशी साहब को साइफर के मामले पर गिरफ्तार किया गया है, क्या इस बात को कंफर्म कर सकते हैं आप? देखें, साइफर के ही मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है और वो नॉमिनेटेड थे और एफआईए में साइफर का केस चल रहा है, तो उसी पे उनको गिरफ्तार किया गया। अब से कुछ देर पहले शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा भी थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि इस तरह की इतलात हमने अखबार में पढ़ी थी कि किसी एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब को लेकर। हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि अगर कोई ऐसी एफआईआर है तो वो हमें दे दें, क्योंकि बाकी तमाम मुकदमात में उनको प्री अरेस्ट बेल मिल चुकी थी। तो क्या कोई ऐसी एफआईआर थी? अब ये उनको तो हम जाके ऐलान तो नहीं करेंगे, उनको जाके खुद शोएब शाहीन साहब को एफआईआर तो नहीं पहुंचाएंगे। जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जो लॉ का प्रोसीजर है, वो अपना रास्ता खुद ही देखता है और अभी कोर्ट ऑफ लॉ में उनको प्रेजेंट करेंगे और शोएब शाहीन साहब उनका केस वहाँ पर लड़ लें। नहीं, लेकिन कोई एफआईआर थी जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया? बता रहा हूँ आपको कि वो साइफर में नॉमिनेटेड थे, लेकिन उनकी टीम से आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या उनके ये इल्जाम दुरुस्त है कि शेयर नहीं की गई एफआईआर उनसे? वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं था इस हवाले से। तो खुद ही वो बताएंगे कि इस तरह के प्रोपेगेंडा टूल्स में हमें नहीं आना है, लॉ को इन्फोर्स करना है और जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग साइफर में नॉमिनेटेड हैं, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा। और 24 जुलाई को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दोनों जो है वो जेआईटी के सामने पेश हुए थे, तो वो ताउन तो कर रहे थे। फिर आपको क्या लगता है गिरफ्तारी की क्या वजह बनी है? देखिए, ये तो डिसाइड करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कि किन की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेंगे। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज उन्होंने इस किस्म की बातें की जिसमें वो दूसरे पीटीआई के रहनुमाओं के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके घरों पे धावा बोला गया या उन पे दबाव है उनके साथियों पे, इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, साइफर की वजह से नहीं किया गया। कतन ये रीजन नहीं है जो आप बता रहे हैं या शोएब शाहीन साहब बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि उनको साइफर में गिरफ्तार किया गया है, एफआईए ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। आप कह रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के इस किस्म के ट्वीट्स आए थे जब ये निगरान सेटअप आया कि क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई है तो वो कह रहे थे कि शायद अब आसानियां हो जाएंगी, उनके लोगों को शायद रिलीफ मिलेगा, तंगियां जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद उनकी उम्मीदें जो थी वो उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वही पॉलिसी कंटिन्यू करेगी जो पहले थी? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या पॉलिसी थी या उनकी क्या उम्मीद थी। मुख्तसर बात यह है कि यहाँ पर एक लॉ है, उस लॉ के तहत ही चीज़ें होती हैं और अगर लॉ के दरमियान में जो भी आएगा, वो चाहे शाह महमूद साहब हों या कोई और हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी प्रोसीजर्स हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या जो प्रैक्टिसेस हैं उनके मुताबिक ही हो रही है। इलीगल काम या नहीं हो रहा। कल प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने जब कैबिनेट से अपना पहला खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक रूल ऑफ ऑर्डर होता है और हम रूल ऑफ ऑर्डर पे चलेंगे और उसके जरिए हम रूल ऑफ लॉ तक पहुंचेंगे। क्या मुराद थी इस बात से सरफराज साहब, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें? देखिए, एनवायरनमेंट उनका एक क्या कुछ सबक था ये कहने से पहले। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल वायलेंस का बाजार गर्म किया गया है, जिस तरीके से नेशनल एसेट्स को और हमारे रियासत को इस पर हमला किया गया है, तो उसके बाद ज़ाहिर है रूल ऑफ लॉ तभी आएगा जब रूल ऑफ ऑर्डर होगा। और रूल ऑफ ऑर्डर के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी उसके सामने आएगा
तो कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाएगा। सही। और सरफराज साहब, अभी शोएब शाहीन साहब ये भी कह रहे थे कि हमें देखना होगा कि ये जो केयरटेकर सेटअप है ये किस तरह आगे बढ़ता है, क्योंकि जो पंजाब की केयरटेकर सेटअप है उन्होंने नाम भी लिया निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का, कि उनके बारे में वो कह चुके हैं कि जानिबदार है, हमारे लोगों के हवाले से बड़ी सख्तियाँ की गई हैं। तो अगर गिरफ्तारियाँ आपके दौर में भी होंगी तो तासुर तो यही उभरेगा कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, और निगरान हुकूमत का तो काम ही यही है कि वो न्यूट्रल भी रहे और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। तो तहरीक इंसाफ तो फिर उंगलियाँ उठाती रहेगी आपकी इस हुकूमत पर। देखिए, तासुर तो जो मर्जी कोई ले ले, मुख्तसर बात यह है कि हम यहाँ पर आए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करेंगे और जो डेली ऑर्डर है जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और किसी को भी लॉ अपने हाथ में लेने नहीं देंगे। और सरफराज साहब, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपने अपनी वजारत संभाली है, लेकिन आपको याद होगा जब मई में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलेक्शंस का मामला था तो उसमें दो रुकावटें थी। एक तो वो कहते थे कि फंड्स नहीं है, दूसरा ये कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी उस वक्त प्रोवाइड नहीं की। अब ऐसा लगता है कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे, लेकिन कुछ पार्टीज इसको चैलेंज भी करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ वकला तंजीमें भी चैलेंज करने जा रही है। तो अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होते हैं तो आपके ख्याल में जो सिक्योरिटी के मामला पहले थे मई में, वो अब नहीं होंगे? अगर ये फैसला होता है कि वक्त पे इलेक्शंस होंगे अक्टूबर नवंबर में, तो हो जाएंगे, सिक्योरिटी के कोई इशूज नहीं आएंगे सामने? देखिए, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं और टेररिज्म की एक नई वेव पूरे मुल्क में आई हुई है। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि वो कब इलेक्शन अनाउंस करते। हमारी जो अपनी फुल कैपेसिटी है उसके साथ हम, क्योंकि उस वक्त तो ये भी था कि सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होने थे, अगर हम स्ट्रेच कर लेते अपने फोर्सेस को और फिर कुछ अर्से बाद दोबारा वही प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये सारी चीजें जो है वो कुछ ना कुछ आपसे ले रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब जब भी इलेक्शन कमीशन हमें कहेगी हम वो इलेक्शन कराएंगे जी, और फ्री एंड फेयर कराएंगे। लेकिन सफदर साहब, आपकी जो काबीना है, आपस में आप लोगों की क्या डिस्कशंस हुई है? जो आप लोग प्लान्स बना रहे हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म है, 3 महीने के हवाले से है, 6 महीने के हवाले से है, या उससे तजावुज़ कर चुके हैं? कुछ आपस की गुफ्तगू आप लोगों की किस किस्म की है इस वक्त? देखिए, जो कैबिनेट में डिस्कशन हुई है उसमें टाइम का डिस्कशन नहीं हुई है। हर एक को पता है कि हम केयर टेकर हैं एंड वी आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा साफ और वाशगाफ अल्फाज में कैबिनेट को बताया कि वी आर हेयर फॉर अ लिमिटेड टाइम, लेकिन जब तक हम हैं हम एक लम्हा भी अपनी जिम्मेदारियों से गफलत नहीं करेंगे। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हम उस पर पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। सही। कोई टाइम फ्रेम आपस में आपने डिस्कस नहीं हुआ? ये लिमिटेड टाइम 3 माह का है, 6 माह का है, 1 साल का है, ये कोई डिस्कशन नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज अ लिमिटेड टाइम। जो इलेक्शन कमीशन का काम है, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख साथ मौजूद थे। कह रहे थे किसी किस्म की गुफ्तगू या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उस बुनियाद पे गिरफ्तार नहीं किया गया है। साइफर केस में वो नॉमिनेटेड थे और उसी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पे उनकी कानूनी टीम ये मुकदमा लड़ सकती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के ऐलान और उसके नतीजे में इलेक्शन में ताखीर पर पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है। अहम बात यह कि पीपल्स पार्टी ने खुद नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी, जिसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर की राह हमवार हुई थी। मगर अब पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ पर यूटर्न लेते हुए 90 रोज के अंदर इंतखाबात को जरूरी करार देते हुए नई हल्का बंदियों को गैर जरूरी करार दे रही है। फैसल करीम कुंडी, शरी रहमान, शाजिया मरी, नैयर बुखारी समेत दीगर रहनुमा इस हवाले से अपना मौकिफ दे चुके हैं। इसलिए सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के इस मौकिफ में तब्दीली की वजह क्या है। हम इन मामलों में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और सलीम साफ़ी साहब ने। हामिद मीर साहब, 26 जुलाई को आपने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है, लेकिन वो इस पर बात नहीं कर रहे। तो अब पीपल्स पार्टी का जो ये मौकिफ है CCI में वोट देने के बाद इस नए सेंसस को, कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और डीलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्या इसकी वजह यही है कि अब उनको भी एहसास हो गया और वो बात भी करना चाह रहे हैं कि हाथ हो गया है, या वजह कुछ और है? देखें, मैंने जो कहा था कि उनके साथ हाथ हो गया है, वो तो उसकी बैकग्राउंड कुछ और है। क्योंकि 2-3 चीज़ें थी। एक तो उनका एक ख्याल था कि जो अगला इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन के बाद सिर्फ सिंध में उनकी हुकूमत नहीं होगी, बल्कि बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत होगी। और इस सिलसिले में जो कुदूस बदिंजो साहब थे, उन्होंने वादा किया हुआ था कि वो अपनी पार्टी समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे।
और कुछ बंदे जो हैं बजिंजो साहब के, वो एडवांस पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद कहीं पे डिसीजन चेंज हुआ और पीपल्स पार्टी को बताए बगैर जो बजिंजो साहब की पार्टी है उसको कहा गया कि अब आपने मुस्लिम लीग नून में जाना है। तो उस पर कुछ शिकवा शिकायत तो बिलावल साहब ने किया भी था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और फिर आपने देखा कि बाई हुक एंड क्रुक कराची की मेयरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई और पीपल्स पार्टी उस पर राजी होगी। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है जी कि पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए और ये शो कर रही है कि उसको पता नहीं था, तो ये बात गलत है। ये उनको शुरू दिन से पता था कि ये इलेक्शन जो है ये 90 दिन में नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में जो चीफ मिनिस्टर साहब थे सिंध के, उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए था। उनका वहाँ पे मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह नहीं था। अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये तासुर दे रही है जी कि हम तो आइन के साथ खड़े हैं लेकिन बाकी नहीं खड़े। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि जब वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में शामिल थे तो काबीना के इजलासों में इस मामले पे जब बहस होती थी तो उन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट असल फोरम था, वहाँ पे उन्होंने ये बात नहीं की। और अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक तासुर देना चाह रहे हैं कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात हों, लेकिन उनको पता था कि ये ताखीर होगी इंतखाबात में। देखें, अगर मुझे पता था और मैं बात कर रहा था और उसके बाद आपको शायद याद हो कि जो कुदूस बदिंजो साहब ने आसिफ जरदारी साहब को खत लिखा था, तो वो खत जो है वो उन तक पहुंचने से पहले ही जो है वो मेरे पास भी आ गया था। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बैकडोर चैनल पे जो जोड़ तोड़ हो रहा था उसमें 2 महीने पहले अचानक एक पॉलिसी में चेंज आई और पीपल्स पार्टी को काफ़ी धचका लगा, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे इसलिए कि अब उनका स्टेक बहुत हाई है। अगर वो बोलेंगे तो अगले इलेक्शन में उनके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अब अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। अब कम से कम मैं तो ये बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब अगर कह रही है कि जी इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये उनको पहले से पता था कि 90 दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में, मैं अपने प्रोग्राम में और बहुत से लोग, हम तो चीख चीख के पागल हो गए कि ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। तो क्या उस वक्त उनको नहीं था पता? कमरजमान कायरा साहब जो हैं, आप उनकी बात सुन लें और बाकी सब लोगों की बात सुन लें, वो तो डिफेंड करते रहे हुकूमत को कि नहीं इलेक्शन 90 दिन में हो। जी साफ़ी साहब, आपके प्रोग्राम में 12 अगस्त को आए कायरा साहब और वो मीटिंग में भी थे CCI के। उन्होंने कहा कि इलेक्शन उनको जनवरी फरवरी तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि एतराज़ कर रहे हैं इस बात पर। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का जो एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फैसल करीम कुंडी साहब भी बार बार दे रहे हैं और उनके कुछ और रहनुमा भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए, डीलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बेशक CCI के मीटिंग में हमने नए सेंसस पर इत्तेफाक किया था। आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बदला है, और अगर बदला है तो क्यों बदल रहे हैं फिर? जी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं कि सेकंड रैंक पे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को और किसी आईनी इक़दाम के मंतिकी नताइज को सबसे बेहतर समझते हैं। अभी आप देखें कि जो फाटा के मर्जर के लिए जो कमेटी बनी थी, उसने ये सिफारिश की थी कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल वो मिलेगा हर साल फाटा को। अब पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि सिंध का हिस्सा, हालांकि उस कमिटमेंट में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप शरीक थी, तो ये इतने अरसे में वो उसका इजलास ही नहीं हो सका। और हम जब PTI की हुकूमत से पूछते थे तो वो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है। इसी तरह अगर इस मामले में भी वज़ीर आला सिंध अगर इनकार करते तो ये काम नहीं हो सकता था, या पीपल्स पार्टी की अपनी भी एक हैसियत थी एक अहम इत्तेहादी होने के नाते। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त ये काम भी किया, उसके बाद वो भी इन नताइज को समझते थे। लेकिन अब पता नहीं कि पीपल्स पार्टी क्यों, शायद एक वजह ये हो सकता है कि उनको, पीपल्स पार्टी को ये एहसास हो गया है कि मार्च या फरवरी तक इंतखाबात चले जाने की सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, उनके केसेस क्लियर हो जाएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे और शायद इनकी पोजीशन वो ना रहे उनके मुकाबले में, उनके लिए उस तरह ओपन ग्राउंड ना हो। लेकिन तो मुझे सबसे 5 अगस्त को भी ये मंजर आमा तो उनके सामने होगा ना कि जब इलेक्शन डिले होंगे, नवाज शरीफ साहब ने आना है, ये सारी चीज़ें तो उनके सामने उस वक्त भी होंगी, उस वक्त एतराज़ नहीं किया।
अब ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जानती है, मेरा तो ना चूंकि। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है, क़यादत खामोश है, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस इन पार्टियों का अलमिया ये है कि ये अपने सेकंड रैंक को भी एतमाद में नहीं लेती इस तरह के अहम मामलात में। अब मसलन ये इससे पहले जो दुबई में मीटिंग हुई थी, तो उधर नवाज शरीफ साहब भी अकेले थे और जरदारी साहब भी अकेले थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे को एतमाद में लेते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी को एतमाद में लेते हैं। तो अब ये वही बता सकते हैं कि उस वक़्त क्यों ने ये काम किया, और ख़ुद वो जिस तरह आपने इशारा किया कि कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में या बाकी लोग ये कहते रहे कि इसका अल्टीमेट, क्योंकि आईनी तकाज़ा है अब कि नई हल्काबंदियाँ हों। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा काम आप आइन के मुताबिक करें और आधा काम फिर आइन के ख़िलाफ़ करें। इलेक्शन कमीशन के पास भी इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है कि वो नई हल्काबंदियाँ करें। और दूसरी बात ये कि जो नई मरदमशुमारी का रिज़ल्ट दिया गया है, तो उसमें आबादी में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और उसके मुताबिक काफ़ी हद तक रद्द-बदल होना है, नए वोटर रजिस्टर्ड होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो अब उससे मफ़र मुमकिन नहीं है। लेकिन पता नहीं कि पीपल्स पार्टी ने क्यों इमरान खान की नक्श कदम पे चलते हुए अचानक यू टर्न ले लिया। और हामिद भी साहब, एक बात तो आपने की कुद्दूस बज़िंजो साहब वाली, कि उस बात की बुनियाद पे आप ये कह रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुआ है, लेकिन इसके अलावा मंजूर काका साहब 31 जुलाई को उनको गिरफ्तार कर लिया। अभी आपने देखा कि कल फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पे सिंध में ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां की हैं, आईजी सिंध को भी चेंज कर दिया है। क्या रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, काका साहब का गिरफ्तार होना भी एक रूटीन मामला है, या कहीं ना कहीं ये बातें भी जुड़ी हुई हैं सबसे? शहजाद साहब, अब आप थोड़ा सा मुझे ग्रे एरिया में खींच रहे हैं। इसके ये जो आपने बात बयान कर दिया है, ये भी एक फैक्टर है, और इसके अलावा भी जो है ना मामला काफ़ी आगे तक पहुंचा हुआ है। बेहतर यह है कि पीपल्स पार्टी वाले खुद ही बताएं अब हर मामले में हम क्यों आगे आए। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने इनके बारे में कुछ प्लानिंग की है उसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन अच्छी बात है कि देखिए ना, ये पीपल्स पार्टी जो है, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल पेश किया। ठीक है, वो बिल पेश किया जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो चीखो पुकार करने लगी कि ये किस किस्म का बिल आपने पेश कर दिया। फिर उसमें थोड़ी सी तरमीम हुई और वो बिल मंजूर किया ना। ये जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, ये लेजिस्लेशन कौमी असम्बली में जब हो रही होती थी तो स्पीकर की कुर्सी पे कौन बैठा होता था? राजा परवेज अशरफ साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब अगर पीपल्स पार्टी आज ये कह रही है कि जनाब वो इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए और नहीं, हम तो आइन के साथ खड़े हैं, तो जिस गैर आइनी तरीके से इतनी लेजिस्लेशन हुई है, एक एक दिन में आपने 129 बिल जो है वो मंजूर किए हैं कौमी असम्बली से, सेनेट से, सारे में तो आप कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ शामिल थी। तो आज अगर पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हम जो है वो आइन के साथ खड़े हैं, तो मैं ये बात कम से कम मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जो होना है वो तो होना है, और दे विल पे द प्राइस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साहब साहब। सदर पाकिस्तान ने भी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दे दी, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने 13 बिल्स वापस भिजवा दिए थे, जो कि इसी तरह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, और बिल्स थे जो कि जल्दबाजी में पास हुए थे। अब इन दोनों एक्ट्स के हवाले से हुकूमती अरकान खुद एहतजाज कर रहे थे, एतराज़ कर रहे थे। इसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उसको थोड़ा सा नरम भी किया गया, लेकिन फिर भी लोगों का एतराज़ था, पीटीआई का भी एतराज़ था। सदर पाकिस्तान ने इसको मंजूर कर दिया है, इस बात को कैसे देखते हैं आप? एक तो आज मैंने सुबह एक ट्वीट की थी कि सदर साहब समझदार भी हो गए हैं और ताबेदार भी हो गए हैं। अगरचे शुरू में ये पोलराइजेशन के कल्चर को आम करने में आरिफ अलवी साहब का बड़ा हाथ भी रहा। एक तो धरनों के दौरान आपको याद होगा कि रेडियो पीटीवी पे हमले में उनका क्या किरदार था। उससे पहले वो कराची का इवेंट आपको याद होगा कि जब वो कह रहे थे सड़कें बंद कर लें। फिर उसका बेटा एक सोशल मीडिया ट्रोल्स में भी सरगर्म अमल था और उनका अपना एक नेटवर्क भी था। और इससे पहले जितनी थोक के हिसाब से अपोजिशन को रगड़ा देने के लिए जो कानून साजी होती थी,
तो सदर साहब उसमें आंखें बंद करके दस्तखत कर लेते थे। और अभी आजकल वो लोगों को मुफाहमत की नसीहतें कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी आप देखें कि उन्होंने जो बिल वापस किए हैं, एक तो मेरे ख़्याल में अगर नैब का साबका कानून बहाल हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पीटीआई को होगा। और कल ये सारे पीटीआई वाले वो 90 डेज़ के लिए अंदर होंगे और 90 डेज़ तक उनकी जिस तरह शायद खाकान का हुआ बाकियों का हुआ, तो उसमें फिर इनको ज़मानत नहीं मिल सकेगी। दूसरा मेरे ख़्याल में ये वही चीज़ें होती हैं कि जिसमें मुक़्तदर हलकों की कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो वो चीज़ें उन्होंने वापस कर दी। यूनिवर्सिटियों के मामले में खैर बहुत ज़्यादती भी हुई थी, क्योंकि जब आप कहते हैं ताबेदार हो गए तो क्या मतलब, जब सदर नहीं रहेंगे, उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आके क्या करेंगे? नहीं, एक तो टर्म ख़त्म होने के बाद भी नए सदर के इंतखाब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर उन्होंने इनकलाबी बनना होता तो वो आज से बहुत पहले इस्तीफ़ा दे के, और अगर पहले किसी मरहले पे ना देते तो कम से कम जिस दिन इमरान खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया तो उस रोज़ वो उनकी वफ़ादारी में उनको चाहिए था कि इस्तीफ़ा देते, उस सिस्टम से बाहर आते। अच्छा, आपने सरफराज बुगटी साहब का इंटरव्यू भी किया है, वज़ीर दाखिला, नगरा वज़ीर दाखिला, क्या कोई चेंज इन पॉलिसी नहीं है? जो हुकूमत की पॉलिसी थी वही पॉलिसी है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलीम साहब, और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया उनको। कोई आसानी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए भी? नहीं, एक तो ये कि पॉलिसी तो उन्होंने यही बताई है कि भाई कोई कंप्रोमाइज़ जो, बल्कि 9 मई के हवाले से तो उन्होंने ये कहा है कि जो जना हाउस और बाकी आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हैं तो उन लोगों से मुतालिक न सिर्फ सख्ती की जाएगी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आर्मी एक्ट के तहत उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जहाँ से भी होगा उन लोगों को तलाश किया जाएगा। और उसके इजाफा उन्होंने ये भी किया कि जो भी स्टेट की रेट को चैलेंज करेगा या बदअमनी फैलाने का बायस बनेगा तो उनसे सख्ती के साथ वो निपटा जाएगा। तो मुझे तो उस सिलसिले में कोई नरमी नज़र नहीं आती। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का मैं नहीं समझता कि सिर्फ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ है, क्योंकि उस वक़्त वो वज़ीर ख़ारजा थे और साइपर वैसे तो इसमें बड़ी रूटीन की चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह ये साइपर था और कोई गैर अहम, लेकिन जो साइपर की लीगल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त है उस हवाले से सेक्रेसी को रखना। और इसलिए इमरान खान साहब, वो बाज़ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, हालांकि हामिद मीर साहब भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि साइपर का रंग जो है वो येलो होता है। और जिस जलसे में उन्होंने लहराया था उसमें भी शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये चीज़ इमरान खान को दे दी है। इमरान खान फिर सफ़ेद कागज़ लहरा के कहा करते थे कि ये मेरे हाथ में वो मिनट्स थे उस साइफर वो साइपर है और या मिनट्स है। तो शाह महमूद कुरैशी को पहले भी तलब किया गया था। और दूसरा, मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे FIA के साथ, तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ना हो। हामिद मीर साहब, आप क्या देखते हैं कि इस निगरां सेटअप के बाद भी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बरकरार रहेंगी? एक तो 9 मई का मामला था, लेकिन कुरैशी साहब को साइफर के मामले पे FIA ने गिरफ्तार किया है, मुश्किलात बरकरार रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर वाइफर के चक्कर में गिरफ्तार नहीं किया भाई। सिर्फ छोटी सी बात है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। शाह महमूद कुरैशी जो है उसके साथ डील करने की कोशिश हुई, वो डील नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ूंगा, दैट्स इट। जो लोग कोई डील वील करके बाहर आ जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा हीरो करार दे रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अदालत के ज़रिए बाहर आए थे और फिर उनके साथ डील करने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा मैं कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनको गिरफ्तार कर लिया है। साइफर वाइफर का कोई चक्कर नहीं। राजा रियाज साहब ने अभी पिछले दिनों हमारे शो में कहा था कि वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर आए हैं जिसमें माइनस PTI चेयरमैन वो पार्टी को चलाएंगे, तो आपको लगता है ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है? शहजाद भाई, अगर आप बुरा ना बनाएं, आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप राजा रियाज के हवाले से मुझे बात ना पूछा करें। तो बंदा यार, वो भी एक अरेंजमेंट के तहत ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने थे। वैसे तो छोड़े ना, अब ठीक है, अब वो नहीं रहे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जान छूट गई। आप उनका तो यही पता नहीं है कि उनके बड़े कौन है। पहले उनसे ये तो पूछो उनके बड़े कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।